नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सुभाष की बात ये जो लोकसभा की सीटें डिक्लेयर हुई है उस पर केंद्रित है और उसमें भी खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं और यहाँ की राजनीति को बहुत नज़दीक से समझने बूझने की कोशिश करते हैं। और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही हम देखते हैं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ही जारी कर दी है। अब ज़्यादातर बड़ी पार्टी कई स्तरों पे जब मंथन कर रही है उसमें भाजपा ने अलग अलग राज्यों में 195 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब यहाँ एक जो चीज़ समझने लायक है या हम जिस समय में बात कर रहे हैं उस समय में हम देख रहे हैं कि पटना में एक जो इंडिया गठबंधन है उसका आज एक सम्मेलन हुआ जिसमें लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जैसे नेता और सीताराम येचुरी जैसे नेता उपस्थित थे और वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और अन्य राज्यों, वहाँ पर भाजपा ने एक पहली सूची जारी करके ये बता दिया कि हम पहली बाजी मार रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, खास करके छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बहुत एंथुसियाज्म दिख रहा था और बहुत कांग्रेस संगठित दिख रही थी, पर चुनाव में जैसी हार हुई है उसके बाद कांग्रेस में एक तरह का बिखराव सा दिखता है और लीडरशिप जिस तरह से आगे आनी चाहिए तो हमको लग रहा है कि उस तरह से लीडरशिप आगे नहीं है। कुछ एक दो नेताओं को छोड़ दे जो कि बहुत सक्रियता से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग किनारे छिटक गए हैं। तो अब ये भी बड़ा एक समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लोकसभा के लिए कांग्रेस किस तरह के कैंडिडेट उतारेगी और उसके लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक विधानसभा चुनाव के पहले जो उत्साह था और जीत का माहौल था और अप्रत्याशित हार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल को तोड़ा है। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब देखते हैं तो यहाँ की 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा ने कर दी है। वर्तमान सांसदों में सिर्फ दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे को ही मौका दिया गया है। अरुण साय, रेणुका सिंह, गोमती साय पहले ही विधानसभा चुनाव में उनको उतार दिया गया था। ऐसे में ये तय था कि इन सीटों पर नए नामों को मौका मिलेगा। राज्य की सत्ता में काबिज होने के बाद ही भाजपा राज्य के सभी जो 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे कब्जा करने की दावा कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया। उसके बाद से पार्टी एक नए जोश और उत्साह का माहौल से भरी हुई और लबरेज दिखती है। छत्तीसगढ़ में जिन 11 नामों का ऐलान किया गया उस पर कुछ लोग हैरान भी हो सकते हैं। इसमें राजधानी रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल और कोरबा से सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाना है। बृजमोहन अग्रवाल कई बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजनीति में स्थायी शक्ति केंद्र माने जाते हैं। सरकार किसी की भी हो लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के प्रभाव से कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। राजधानी के सियासी गलियारों की बात करें तो उन्हें उसकी रौनक का केंद्र माना जाता है। देर रात उनके बंगले में गहमा गहमी बने रहना एक आम बात है। जब लगभग पूरा शहर सोता है तब बृजमोहन अग्रवाल से मिलने वालों की लाइन उनके बंगले में होती है। पीयूष मिश्रा का एक नाटक भी है और एक गाना भी है कि जब शहर हमारा सोता है मालूम तुमको क्या क्या होता है। तो जो लोग बृजमोहन जी के बंगले पे जाते हैं उनको मालूम है कि बृजमोहन किसी को 1 बजे रात को मिलने का टाइम देते हैं, किसी को 2 बजे। और यदि आपने बृजमोहन अग्रवाल को अपने घर आमंत्रित किया है विवाह में तो आप ये मान के चलिए कि वो रायपुर में हैं तो आपका टेंट तंबू उखड़ भी गया हो, दूल्हा दुल्हन सोने के लिए चले गए हों, पर बृजमोहन वहाँ पहुँचते हैं और ये उनकी विशेषता है। बृजमोहन के दुश्मन भी ये मानते हैं कि जो बृजमोहन है वैचारिक रूप से दुश्मन, ऐसे वैसे दुश्मन नहीं, वो भी मानते हैं कि बृजमोहन पार्टीगत राजनीति उससे ऊपर उठकर वो दोस्ती यारी निभाते हैं, संबंध निभाते हैं। तो जिस तरह बृजमोहन का एक पूरा वर्चस्व है और 8 बार के वो विधायक है तो निश्चित रूप से रायपुर में उनको लोकसभा से लिए उतारा गया है। तो एक बड़ा नाम जो है बृजमोहन अग्रवाल का आया है। और जो लोग अगर अभी बृजमोहन जहाँ रहने गए हैं उस मोहल्ले में बहुत सारे नामचीन लोग रहते हैं, पर उस मोहल्ले की अगर रौनक कोई है तो राम सागर पारा से वो रौनक उठकर राम मंदिर के नज़दीक बनी जो ऑफिसरों की कॉलोनी में गई है। तो ऐसे में बृजमोहन जैसे अगर कद्दावर नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए संभावनाओं के कई दरवाजे खुल सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल छोटे विभाग से लेकर बड़े विभाग में काम करने के लिए जाने जाते हैं और वो जब अभी सत्ता में नहीं भी थे तो सारे मंत्रियों के बंगले उनसे ले लिए गए जो हार गए थे या जो विधायक बचे थे, पर बृजमोहन बने रहे क्योंकि बृजमोहन
अपने तेवर, अपने स्वभाव और अपने संबंधों के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए उनके पास अभी उनकी माताजी का निधन हुआ तो देश भर से इतने नेताओं के फ़ोन, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हों, बड़े से बड़े नेता उनसे मिलने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के जो कद्दावर नेता थे, जो देश की राजनीति में भी थे, वो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो बृजमोहन एक प्रकार से कहना चाहिए कि भाजपा जो है उसके पर्याय के रूप में छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं और मध्य प्रदेश में भी थे, और वो अपने सहज स्वभाव और अपनी मिलनसारिता और अपनी यारबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो ये ऐसे बृजमोहन को राजधानी से जो कि मंत्री भी हैं अभी, उनको लोकसभा का सीट देना ये बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी जो 400 पार का नारा लेके चल रही है उसको हासिल करने के लिए वो बहुत सोच समझ के दांव लगा रही है। दुर्ग से पहली बार सांसद रह चुकी सरोज पांडेय को इस बार कोरबा के चुनावी मैदान से उतारा गया है। भाजपा नेतृत्व के इस फैसले पर लोगों को की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे ओवर कॉन्फिडेंस तक मान रहे हैं। हालांकि एक एक नाम पर बहुत बारीकी से विचार करने के बाद ये नाम तय किए गए। ऐसे में कोरबा से जरूर भाजपा को इसको लेकर कोई ना कोई स्टडी या कोई उन्होंने सर्वे किया होगा। खास बात यह है कि हाल के दिनों में सरोज पांडेय प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी वो सिर्फ भिलाई, दुर्ग के शहरों की सीटों तक सीमित रही। हालांकि राज्यसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने कोरबा से जुड़े सवाल सदन में जरूर उठाते हुए नजर आई। कोरबा के स्थानीय पत्रकारों से जब हमने सरोज पांडेय की उम्मीदवारी पर बात की तो उनका मानना है कि सरोज पांडेय को लेकर फिलहाल उत्साह का माहौल है। वैसे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के प्रभाव में सरोज पांडेय के लिए कोरबा उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा जैसा कि पिछले चुनाव में यहाँ भाजपा को सामना करना पड़ा था। गौरतलब बात यह है कि पिछले चुनाव में बस्तर के साथ कोरबा ही ऐसी सीट थी जहाँ से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। जहाँ तक बाहरी उम्मीदवार की बात है तो वर्तमान सांसद जो ज्योत्सना महंत हैं, जो कि डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है, वो भी यहाँ स्थानीय उस तरह से नहीं रही। फिर भी कोरबा जो है उसका जो भूगोल है वो कई जिलों में फैला हुआ है। ऐसे में सरोज पांडेय को लेकर बाहरी वाला फैक्टर उतना प्रभावी नजर नहीं आएगा। प्रदेश में सरोज पांडेय के अलावा महिला प्रत्याशी जो उतारी गई हैं वो भी ये ध्यान रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की नीति है और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है उसको नज़र में रखकर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बस्तर से महेश कश्यप है, राजनांदगांव से संतोष पांडेय को मौका मिलना उनकी जो इस बात की तकदीस करता है कि महेश कश्यप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं और बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को उठाने में काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं। इसी तरह संघ की पृष्ठभूमि वाले संतोष पांडेय को विधानसभा चुनाव में बस्तर की जिम्मेदारी मिली थी, जहां उन्होंने 12 में से 8 सीटों को पार्टी पर जीत दिलाने का में अहम रोल अदा किया। वे भी धर्मांतरण को आक्रामकता के साथ उठाते रहे, इसलिए भी इन्हें पार्टी ने राजनांदगांव से दोबारा मौका दिया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के 24 नामों का ऐलान भाजपा ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री को जो शिवराज सिंह है उनको विदिशा से उतारा गया है। इस घोषणा के साथ ये भी तय हो गया कि पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा जो रहे शिवराज सिंह अब दिल्ली में काम करते नजर आएंगे। कई बार शिवराज सिंह ने जो एमपी में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने तय कर दिया कि उनकी जरूरत अब राष्ट्रीय राजनीति में। माना जा रहा है कि सरकार बनने की स्थिति में उन्हें भी केंद्र में बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। हालांकि पार्टी ने अभी 5 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। पहली लिस्ट में भाजपा ने 195 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। इसमें 28 महिलाएं हैं, 47 युवा हैं, 27 एससी हैं, 18 एसटी हैं और 57 ओबीसी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है बनारस वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वो तीसरी बार यहाँ गए हैं। इस बार की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। कांग्रेस की उम्मीदवारी या बाकी पार्टियों की उम्मीदवारी तय होना बाकी है। इंडिया गठबंधन जिसको लेकर काफ़ी उत्साह जागा था 1 साल पहले तक विपक्ष ने, और जातिगत गणना, 2 चीज़ें ऐसी थी जिससे लग रहा था कि इंडिया गठबंधन इस बार बेहतर करेगा। कुछ स्थानों पर उनको सफलता भी मिली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ वो बिहार में पहले भी थे, अब भी उनने गठबंधन किया है, पर पश्चिम बंगाल में उनका गठबंधन नहीं हो रहा है।
तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से सफल होना चाहिए था नहीं हुआ है, और पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा है, और सब अपने अपने जो छत्रप हैं जो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते और वो सत्ता से उलझना नहीं चाहते। इस बीच में भाजपा के पास, जैसा मैंने पहले कहा कि राम मंदिर का मुद्दा है, 370 जो कश्मीर से उन्हें हटाया तो उसको उन्होंने सिंबॉलिक रूप से 370 सीट जीतने की बात की है। 400 पार का नारा देके उन्हें अपने कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार किया है, और वो ये कह रहे हैं कि हर बूथ से हम 370 वोट तो कम से कम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो एक प्रकार से एक मोटिवेशनल एक स्ट्रेटेजी है जिस पर भाजपा काम कर रही है। उसके बरक्स यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस अभी उस तरह से तैयारी करती नहीं दिखी, और बहुत सारे कांग्रेस के जो चेहरे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने में उस तरह की रुचि नहीं दिखाई है। संसाधनों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि भाजपा के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, उसके पास प्लानिंग है, उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे जादूगर नेता हैं जिनकी गारंटी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। मीडिया का झुकाव भी कहीं ना कहीं मोदी की तरफ है, और हिंदुत्व जो है युवाओं में बहुत गहरे से प्रभाव डाला है। लोगों को लगता है कि ये जो बाकी मुद्दे विपक्ष उठाता है, महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीज़ें, वो एक तरफ है। राहुल गांधी आज भाजपा को देश तोड़ने वाली पार्टी बता रही थी, पर कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो भाजपा से, हिंदुत्व की विचारधारा से बहुत प्रभावित दिखते हैं। हाँ, पर बहुत सारे युवा हैं जो इससे मतभेद रखते हैं और उनको लगता है कि मूल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। पर इस बार भाजपा ने बहुत रणनीति के साथ पहले ही अपने 195 उम्मीदवार घोषित किए हैं। और फिर मैं लौटता हूँ छत्तीसगढ़ की ओर, तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस तरह से कैंडिडेट का चयन किया है, और राजधानी रायपुर जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित करती है, वहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक कद्दावर नेता को उतारा है जो विचारधारा से भी ऊपर जाते हैं। इस बार एक नया प्रयोग किया गया था। कांग्रेस बृजमोहन के खिलाफ हर बार एक नया कैंडिडेट उतारती है और हर बार वो कैंडिडेट शिकस्त खाता है। कैंडिडेट सोचता है कि अगली बार मैं फिर से लड़ूंगा। कन्हैया अग्रवाल उस तरह की तैयारी कर रहे थे पर उनको टिकट नहीं मिला और महंत राम वैष्णव दास को टिकट दिया गया। वो बृजमोहन उनकी इज्जत भी बहुत करते थे, उनके पैर छूते थे, पर इस बार की जीत बृजमोहन की सबसे बड़ी जीत हुई। जिस सुनील सोनी का टिकट सांसद के रूप में कटा है वो बृजमोहन के बहुत नज़दीक हैं और उन्होंने खुद कहा है कि वो बृजमोहन के लिए उसी तरह काम करेंगे। और बृजमोहन 8 बार के अविजयी जो हैं विधायक हैं और वो पब्लिक में बहुत लोकप्रिय हैं। कुछ लोगों ने बृजमोहन अग्रवाल से पूछा कि आपको ये कहीं राज्य की राजनीति से दूर करने का तो प्रयास नहीं है, तो बृजमोहन ने कहा कि मोहन जो है वो जनता के बीच में से कभी दूर नहीं होगा। और हम जानते हैं कि हम चूँकि कॉलेज में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई साथ साथ हुई है और एक लंबी जर्नी हम बृजमोहन अग्रवाल की देखते हैं, तो वैचारिक रूप से हो सकता है कि हमारी सहमति बृजमोहन से ना रही हो, पर हमने देखा कि व्यक्ति के रूप में बृजमोहन हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित होते हैं। जहाँ कहीं भी उनको होना होता है सबको मालूम है कि बृजमोहन वहाँ होंगे। तो हमको लगता है कि बृजमोहन की इसी लोकप्रियता को देखकर पार्टी ने उनको लोकसभा की सीट दी है और ये सीट जो राजधानी रायपुर की सीट है ये बाकी सीटों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल मीडिया मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इस पूरी 11 सीटों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और एक भाजपा को एक बड़ी जीत, जिसकी उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ से एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। पिछली बार उसके पास 9 सीटें थी, 2 कांग्रेस के पास थी। इस बार भाजपा का मंसूबा है कि 11 की 11 सीटें वो यहाँ से ले जाए, मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें ले जाए और भाजपा 400 पार पाने का जो लक्ष्य लेके चल रही है। अब उसको बाकी इंडिया गठबंधन किस तरह रोकता है, उनके इस मंसूबे पे किस तरह से पानी फेरता है, या ये जीत का जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकला है क्या वो 400 पार जाता है, यह आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।